नमस्ते दोस्तों। और मेरे चैनल इंडी बुक क्लब पर एक और बिल्कुल नया एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट विद व्हाई हाउ ग्रेट लीडर्स इंस्पायर एवरीवन टू टेक एक्शन नाम की किताब के बारे में बात करने वाले हैं, और इसे लिखा है साइमन सिनेक ने। दोस्तों, अगर आप कभी सोचते हैं कि कुछ लीडर या कंपनीज इतनी सफल क्यों होती हैं जबकि बाकी बस संघर्ष करती रहती हैं, तो साइमन सिनेक की ये किताब आपके लिए परफेक्ट है। ये किताब बताती है कि असली सफलता क्या या कैसे से नहीं, बल्कि क्यों से शुरू होती है। मतलब आपका उद्देश्य, आपका विश्वास या वजह क्या है। इस किताब को पढ़ने से आप अपनी जिंदगी, बिजनेस या टीम को ज्यादा इंस्पायरिंग बना सकेंगे। लोग आपके साथ जुड़ेंगे और लॉन्ग टर्म तक मोटिवेटेड रहेंगे। ये आपको सिखाएगी कि सिर्फ प्रोडक्ट बेचने से नहीं, बल्कि एक मकसद से काम करने से कैसे दुनिया बदली जा सकती है। किताब में सिनेक गोल्डन सर्कल का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। सेंटर में वाई, फिर हाउ और बाहर व्हाट। वो एप्पल, मार्टिन लूथर किंग और राइट ब्रदर्स जैसे रियल एग्जाम्पल से दिखाते हैं कि कैसे क्यों से शुरू करने वाले लोग इतिहास रचते हैं। किताब 3 हिस्सों में बंटी है। पहले हिस्से में आइडिया की बेसिक्स, दूसरे में चैलेंजेस और तीसरे में इसे अप्लाई करने के तरीके। कुल मिलाकर ये एक सिंपल गाइड है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आपका अपना क्यों क्या है, और इसे जानकर आपकी लीडरशिप कितनी पावरफुल हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पार्ट 1, हमारी गलत धारणाएं जिनके साथ हमारी जिंदगी चलती है। जिंदगी में या बिजनेस में फैसले लेते वक्त अधूरी जानकारी के भरोसे चलना आम बात है। अक्सर ये समझा जाता है कि हमें सब कुछ पहले से ही पता है, लेकिन ये धारणा कई बार हमें गलत रास्तों पर ले जा सकती है। मिसाल के तौर पर 1986 का चैलेंजर स्पेस शटल का हादसा याद किया जा सकता है। उस वक्त साइंटिस्ट्स को कुछ तकनीकी खामियों की जानकारी थी, मगर उन्हें छोटी-मोटी समझकर नजरअंदाज कर दिया गया। ये छोटी सी गलत धारणा 7 जिंदगियों का नुकसान बन गई। इससे ये समझ आता है कि अपनी धारणाओं पर सवाल उठाना हमारे लिए कितना जरूरी है। अगर हर फैसले से पहले गहराई से सोचा जाए और सतही जानकारी के पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिश की जाए, तो गलतियों से बचा जा सकता है। सच्चाई को देखने के लिए हमारी आंखें खुली रखनी चाहिए, वरना सच सामने होते हुए भी अनदेखा हो सकता है। गलत धारणाएं न सिर्फ हमारी व्यक्तिगत जिंदगी में, बल्कि संगठनों में भी मुश्किलें खड़ी करती हैं। अक्सर कंपनीज अपने डेटा और मार्केट रिसर्च पर इतना यकीन कर लेती हैं कि ग्राहकों की असली ज़रूरतों को समझने की कोशिश ही नहीं होती। कुछ पुराने बिजनेस मॉडल्स में ये मान लिया जाता था कि ग्राहक सिर्फ सस्ता सामान चाहते हैं, लेकिन ये धारणा पूरी तरह सही नहीं होती, क्योंकि लोग प्रोडक्ट्स में सिर्फ कीमत नहीं, बल्कि वैल्यू और भरोसा भी ढूंढते हैं। अगर कोई कंपनी सिर्फ सस्ते दामों पर ध्यान देती है, तो वो ग्राहकों के साथ गहरा रिश्ता नहीं बन पाता। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी धारणाओं को बार बार परखना चाहिए और ये सवाल करना चाहिए कि क्या सही चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है या सिर्फ वही देखा जा रहा है जो हमें आसानी से दिखता है। गलत धारणाएं न सिर्फ गलत फैसलों की वजह बनती हैं, बल्कि उन मौकों को भी छीन लेती हैं जो जिंदगी या बिजनेस को बेहतर बना सकते हैं। अगर धारणाओं को चुनौती न दी जाए, तो पुराने रास्तों पर चलते रहना तय है, जो शायद हमें कहीं न ले जाएं। कुछ मशहूर लीडर्स और कंपनीज, जैसे कि एप्पल, इस बात का उदाहरण है कि पुरानी सोच को तोड़ने और सवाल पूछने से क्या हासिल हो सकता है। अगर अपनी धारणाओं को खुले मन से देखा जाए और उन पर सवाल उठाए जाएं, तो न सिर्फ गलतियों से बचा जा सकता है, बल्कि कुछ ऐसा किया जा सकता है जो दुनिया में बदलाव लाए। इसलिए हर बार हमें ये सोचना चाहिए कि क्या जो दिख रहा है वही पूरी तस्वीर है, या कुछ और भी है जो हमें समझने की जरूरत है। पार्ट 2, प्रेरणा में हेरफेर, गाजर और छड़ी। बिजनेस और लीडरशिप में लोगों को प्रभावित करने के लिए पुराने तरीकों का इस्तेमाल अक्सर देखा जाता है। ज्यादातर कंपनीज गाजर और छड़ी की स्ट्रैटेजी अपनाती हैं, यानी या तो कस्टमर्स को सस्ते दाम, डिस्काउंट और प्रमोशंस का लालच दिया जाता है,
या फिर ये ऑफर बस आज तक जैसे डराने वाले तरीके अपनाए जाते हैं। ये तरीके भले ही कुछ देर के लिए काम करें, लेकिन लंबे समय तक ग्राहकों का भरोसा या वफादारी नहीं जीत पाते। अगर कोई कंपनी बार बार डिस्काउंट देती है, तो ग्राहकों को उसकी आदत पड़ जाती है और वो बिना डिस्काउंट के खरीदना ही नहीं चाहते। इससे कंपनी एक चक्र में फंस जाती है जहां उसे हमेशा सस्ता बेचना पड़ता है और प्रॉफिट कम हो जाता है। ये हेरफेर करने वाले तरीके सिर्फ ग्राहकों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि कर्मचारियों पर भी असर डालते हैं। कई बार कंपनीज अपने कर्मचारियों को बोनस या इंसेंटिव का लालच देकर काम करने के लिए प्रेरित करती हैं, लेकिन ये तरीका सच्ची प्रेरणा नहीं जगाता। अगर कोई कर्मचारी सिर्फ बोनस के लिए काम करता है, तो वो कंपनी के मिशन या विजन से नहीं जुड़ पाता। इससे कंपनी में एक खोखली संस्कृति बनती है, जहां लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं, न कि किसी बड़े लक्ष्य के लिए। सच्ची प्रेरणा तब मिलती है जब लोग किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ते हैं, न कि सिर्फ पैसे या डर की वजह से। इसके उलट कुछ कंपनीज लोगों को उनके वाई यानी उद्देश्य से प्रेरित करती हैं। एप्पल इसका अच्छा उदाहरण है, जो अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह पेश करता है कि वो लोगों को नई सोच और क्रिएटिविटी के लिए प्रेरित करते हैं। जब कोई कंपनी अपने वाई को साफ तौर पर बताती है और उसे अपने हर काम में लागू करती है, तो ग्राहकों और कर्मचारियों में गहरा भरोसा पैदा होता है। ये भरोसा ही लंबे समय तक चलने वाली वफादारी और कमिटमेंट को जन्म देता है। इससे ये सीख मिलती है कि अगर लोगों को सच्चे दिल से जोड़ा जाना है, तो उन्हें डराने या लालच देने की बजाय उनके दिल और दिमाग को छूने वाली प्रेरणा देनी चाहिए। असली प्रेरणा वही है जो लोगों को ये एहसास दिलाए कि वो किसी बड़े और सार्थक मकसद का हिस्सा हैं। पार्ट 3, गोल्डन सर्कल फ्रेमवर्क का खुलासा। गोल्डन सर्कल फ्रेमवर्क एक आसान लेकिन गहरा मॉडल है जो बिजनेस और लीडरशिप में क्रांति ला सकता है। इसमें 3 घेरे हैं। सबसे अंदर क्यों, वाई, फिर कैसे, हाउ, और सबसे बाहर क्या, व्हाट। क्यों का मतलब है कि कोई संगठन या लीडर क्यों मौजूद है, यानी उनका मकसद, विश्वास या वो वजह जो उन्हें हर सुबह प्रेरित करती है। आमतौर पर देखा जाता है कि ज्यादातर लोग और कंपनीज बाहर से शुरू करते हैं, यानी पहले वो ये बताते हैं कि वो क्या करते हैं, जैसे उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज। फिर शायद कैसे की बात होती है, यानी उनकी प्रक्रिया या खासियत। लेकिन क्यों की बात बहुत कम की जाती है। यही वो चीज है जो सच्ची प्रेरणा देती है। जैसे कि एप्पल सिर्फ अच्छे कंप्यूटर बनाने की बात नहीं करता, बल्कि इनोवेशन और सादगी में विश्वास दिखाता है, जो लोगों को प्रेरित करता है। ये फ्रेमवर्क सिर्फ बिजनेस तक नहीं, बल्कि जिंदगी के हर पहलू में लागू हो सकता है। इंस्पिरेशनल लीडर्स, चाहे वो बिजनेस में हों, पॉलिटिक्स में या किसी सामाजिक आंदोलन में, हमेशा अपने क्यों से शुरू करते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की मशहूर आई हैव अ ड्रीम स्पीच इसका उदाहरण है, जिसमें उन्होंने कानून बदलने जैसे क्या पर नहीं, बल्कि समानता और एकता के अपने क्यों पर जोर दिया। इसीलिए उनकी बातें लोगों के दिलों को छू गईं और लाखों लोग उनके साथ जुड़ गए। जब मकसद को साफ रखा जाता है, तो लोग न सिर्फ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से, बल्कि विश्वास और वैल्यूज से भी इमोशनल रिश्ता बनाते हैं। ये रिश्ता लॉयल्टी और ट्रस्ट की नींव रखता है, जो लंबे समय तक टिकता है। राइट ब्रदर्स की कहानी भी इसका उदाहरण है, जिन्होंने हवाई जहाज बनाया। उनका क्यों था मानवता को आसमान में उड़ने की आज़ादी देना। उनकी ये सोच इतनी मजबूत थी कि संसाधनों की कमी के बावजूद वो दूसरों से आगे निकल गए। दूसरी तरफ कुछ संगठन जो सिर्फ क्या और कैसे पर ध्यान देते हैं, जैसे कि कई फेल हो चुकी टेक कंपनीज, ज्यादा समय तक प्रेरणा नहीं दे पाते। गोल्डन सर्कल से ये सीख मिलती है कि अगर मकसद को पहले रखा जाए, तो लोग सिर्फ प्रोडक्ट्स के लिए नहीं, बल्कि विश्वास के लिए कंपनी से जुड़ते हैं। सच्ची सफलता का रास्ता दिल से दिल तक जाता है, न कि सिर्फ प्रोडक्ट्स या प्रॉफिट के जरिए। पार्ट 4, सच्ची प्रेरणा के पीछे का न्यूरोसाइंस। जब बात प्रेरणा की आती है,
तो ये समझना जरूरी है कि कोई भी काम शुरू करने का क्यों सबसे अहम होता है। इंसानी दिमाग कई हिस्सों में बंटा है और इनमें से लिम्बिक सिस्टम वो हिस्सा है जो इमोशंस, गट फीलिंग्स और लॉयल्टी को संभालता है। ये वही हिस्सा है जो किसी मकसद या विश्वास से जुड़ता है। दूसरी तरफ नियोकॉर्टेक्स दिमाग का वो हिस्सा है जो तर्क, विश्लेषण और बारीकियों को समझता है। अगर कोई संगठन या लीडर सिर्फ क्या पर ध्यान देता है, जैसे प्रोडक्ट की खूबियां या तकनीकी बातें, तो वो सिर्फ नियोकॉर्टेक्स को छूता है, जो भावनात्मक जुड़ाव नहीं बनाता। असल में गहरा रिश्ता तब बनता है जब क्यों से शुरुआत होती है, क्योंकि ये लिम्बिक सिस्टम को जगाता है। इस तरह कोई भी मैसेज या प्रोडक्ट लोगों के दिलों तक पहुंचता है और उनमें भरोसा और प्यार पैदा करता है। एप्पल जैसे कुछ ब्रांड्स इस न्यूरोसाइंस का फायदा उठाते हैं। जब कोई ब्रांड अपने क्यों को साफ रखता है, तो लोग उससे इमोशनल लेवल पर जुड़ते हैं। कभी कभी लोग किसी ब्रांड को इतना पसंद करते हैं कि वो ठीक ठीक बता भी नहीं पाते कि आखिर वो उन्हें क्यों इतना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिम्बिक सिस्टम भाषा को नहीं, बल्कि इमोशंस को समझता है। कुछ ब्रांड्स जैसे नाइक या एप्पल अपने मकसद को इतनी साफगोई से पेश करते हैं कि लोग उनके साथ एक गहरा रिश्ता बना लेते हैं, भले ही बाजार में सस्ते विकल्प मौजूद हों। ये बात हमें सिखाती है कि अगर कोई लीडर या संगठन अपने विश्वास को अपने काम का आधार बनाए, तो वो लोगों के दिलों में लंबे समय तक जगह बना सकता है। ये न्यूरोसाइंस का प्रिंसिपल सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है। इसे ह्यूमन बिहेवियर को समझने का एक नॉर्मल तरीका माना जा सकता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे साउथवेस्ट एयरलाइंस अपने ग्राहकों को कम लागत में आज़ादी और खुशी देने के मकसद से चलते हैं। इस विश्वास की वजह से उनके कर्मचारी और ग्राहक उनसे गहरे तौर पर जुड़ते हैं। सच्ची प्रेरणा कोई जादू नहीं, बल्कि दिमाग की बनावट से जुड़ा एक सच है। अगर कोई लीडर अपने क्यों को अपने काम का केंद्र बनाए, तो वो न सिर्फ अपने ग्राहकों को प्रेरित कर सकता है, बल्कि अपने कर्मचारियों और समाज को भी एक नई दिशा दे सकता है। ये सोचने की बात है कि हमारा अपना क्यों क्या है और इसे हमारी अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए। पार्ट 5, स्पष्टता, अनुशासन और निरंतरता की ताकत। किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी मानी जाती हैं, क्योंकि स्पष्टता, कैसे में अनुशासन और क्या में निरंतरता। क्योंकि स्पष्टता का मतलब है कि कंपनी या लीडर का मकसद इतना साफ हो कि उसमें कोई शक न रहे। अगर मकसद साफ नहीं है, तो लोग उस पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते कि आखिर उन्हें हासिल क्या करना है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपने सपने को इतनी साफगोई से रखा कि लाखों लोग उनके साथ चल पड़े। उनका विश्वास लोगों के दिलों को छू गया, क्योंकि वो साफ था। ये स्पष्टता ही किसी मिशन को इतना ताकतवर बनाती है कि लोग उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। कैसे में अनुशासन का मतलब है कि अपने मूल्यों और तरीकों से कभी समझौता न किया जाए। कुछ संगठन जैसे एप्पल अपने मकसद यानी इनोवेशन और सादगी को हर प्रोडक्ट में बरकरार रखते हैं। चाहे वो कोई नया गैजेट हो या उनकी मार्केटिंग, हर चीज में एक स्टैंडर्ड दिखता है। अगर अनुशासन में कमी आ जाए, तो मकसद धुंधला पड़ जाता है। कुछ संगठन जो अपने मूल्यों से भटक जाते हैं, वो धीरे धीरे लोगों का भरोसा खो देते हैं। इसलिए अपने तरीकों में अनुशासन रखना जरूरी है, ताकि मकसद हमेशा साफ रहे और लोग उससे जुड़ सकें। क्या में निरंतरता का मतलब है कि जो किया जाता है वो बार बार एक ही तरह से किया जाए। मिसाल के लिए, स्टारबक्स हर बार एक जैसा एक्सपीरियंस देता है, चाहे वो कॉफी का स्वाद हो, माहौल हो या सर्विस। ये निरंतरता लोगों में भरोसा जगाती है, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें क्या मिलेगा। ये निरंतरता सिर्फ प्रोडक्ट्स तक नहीं, बल्कि संगठन की पूरी संस्कृति में होनी चाहिए। अगर क्यों और कैसे को हर काम में झलकने दिया जाए, तो लोग उससे गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। इन तीनों यानी स्पष्टता, अनुशासन और निरंतरता का मेल एक ऐसी संस्कृति बनाता है जो न सिर्फ कर्मचारियों को प्रेरित करती है, बल्कि ग्राहकों को भी दीवाना बना देती है। पार्ट 6,
शेयर्ड बिलीफ से भरोसा बनाना। भरोसा किसी भी संगठन या लीडर की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। ये भरोसा तब बनता है जब ऐसे लोग एक साथ आते हैं जो एक ही मकसद में यकीन करते हैं। लीडर्स को सिर्फ स्किल्स या टैलेंट पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि लोग उनके विश्वास और मूल्यों से कितना जुड़ते हैं। मिसाल के लिए, साउथ वेस्ट एयरलाइंस अपने कर्मचारियों को चुनते वक्त इस बात पर जोर देती है कि वो उनके मकसद, जो हैं हर किसी को हवाई यात्रा का मजा देने, उसमें वो विश्वास रखें। इससे उनकी टीम्स न सिर्फ मजबूत होती हैं, बल्कि ग्राहकों के साथ भी उनका रिश्ता गहरा होता है। कल्चरल फिट की अहमियत को भी खूब समझा जाता है। जब लोग एक ही विश्वास से जुड़े होते हैं, तो वो दिल से काम करते हैं। इसका असर पूरे संगठन पर पड़ता है। मिसाल के लिए, राइट ब्रदर्स की टीम, जिन्होंने हवाई जहाज बनाया, एक शेयर्ड बिलीफ से बंधी थी कि इंसान हवा में उड़ सकता है। उनकी ये सोच ही थी जिसने उन्हें इतनी मेहनत करने की प्रेरणा दी। ऐसा माना जाता है कि शेयर्ड बिलीफ मुश्किल हालात में भी लोगों को एक दूसरे का साथ देता है, और न सिर्फ कर्मचारियों को, बल्कि ग्राहकों और समाज को भी जोड़ता है। भरोसा बनाने की प्रक्रिया को लंबा और मेहनत भरा माना जाता है। इसके लिए ईमानदारी और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। अगर कोई अपने मकसद को सिर्फ दिखावे के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन काम उससे मेल नहीं खाते, तो लोग जल्दी ही सच समझ लेते हैं। कुछ संगठन जो अपने मूल्यों को सिर्फ मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो न सिर्फ कर्मचारियों का, बल्कि ग्राहकों का भरोसा भी खो देते हैं। इसलिए हर छोटे बड़े फैसले में अपने क्यों को शामिल करना चाहिए। कुछ ब्रांड्स, जैसे टॉम्स शूज, अपने मकसद, जो कि हैं हर खरीद के साथ किसी जरूरतमंद को जूते देना, इसको इतनी साफगोई से पेश करते हैं कि लोग उनके मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। जब शेयर्ड बिलीफ हर किसी के साथ बांटा जाता है, तो वो सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन जाता है। पार्ट 7, टिपिंग पॉइंट्स, विचार कैसे फैलते हैं। किसी भी नए विचार को समाज में फैलाने के लिए कुछ खास लोग चाहिए, ऐसा बेल कर्व थ्योरी कहती हैं। इस थ्योरी में बताया जाता है कि सबसे पहले इनोवेटर्स और अर्ली अडैप्टर्स आते हैं, यानी वो लोग जो किसी नए आइडिया को सबसे पहले अपनाते हैं। ये लोग किसी चीज को सिर्फ इसलिए नहीं चुनते कि वो नई है, बल्कि उसके पीछे का मकसद उन्हें आकर्षित करता है। अगर कोई आइडिया या प्रोडक्ट अपने क्यों को साफ साफ बता पाए, तो ये शुरुआती समर्थक उसकी चिंगारी बन सकते हैं, जो धीरे धीरे आग की तरह फैलती है। मिसाल के लिए, अगर कोई कंपनी सिर्फ अपने प्रोडक्ट को कूल बताए, लेकिन ये न बताए कि वो लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव लाएगा, तो शायद वो कुछ खास लोगों तक ही सीमित रह जाए। लेकिन अगर मकसद साफ हो, तो ये शुरुआती लोग वो गति पैदा करते हैं जो बाद में बड़े समूह को प्रभावित कर सकती है। 1900 के दशक की एक कहानी से ये बात और साफ हो सकती है। जब हवाई जहाज बनाने की होड़ चल रही थी, एक तरफ सैमुअल लैंगली के पास ढेर सारा पैसा, सरकारी समर्थन और मशहूर लोग थे, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ नतीजे पर था। दूसरी तरफ राइट ब्रदर्स, यानी विल्बर और ऑरवेल के पास न ज्यादा पैसा था, न बड़ा समर्थन। फिर भी उनका मकसद साफ था, इंसान को आसमान में उड़ाने का सपना। यही क्यों उनकी हर कोशिश को प्रेरणा देता था। नतीजा ये हुआ कि 1903 में राइट ब्रदर्स ने पहली मानव उड़ान को कामयाब कर दिखाया, जबकि लैंगली पीछे रह गए। इस कहानी से सीखा जा सकता है कि अगर कोई अपने मकसद को मजबूत रखे, तो शुरुआती समर्थक उसका साथ देते हैं, और यही वो टिपिंग पॉइंट बनता है जो किसी विचार को मेन स्ट्रीम तक ले जाता है। हालांकि टिपिंग पॉइंट तक पहुंचना इतना आसान नहीं। अगर शुरुआती विश्वासियों को छोड़कर सीधे बड़े मार्केट को निशाना बनाया जाए, तो आइडिया शायद फ्लॉप हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बड़े समूह, जिन्हें लेट मेजॉरिटी और लैगार्ड्स कहा जाता है, आमतौर पर रिस्क लेने से बचते हैं। वो तब तक किसी नए आइडिया को नहीं अपनाते जब तक वो कुछ हद तक सिद्ध न हो जाए। इसलिए शुरुआती समर्थकों को जीतने के लिए अपने मकसद को बार बार और साफ साफ बताना जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कंपनी सिर्फ अपने प्रोडक्ट की खूबियां गिनाए, जैसे ये फोन 5 है, इसमें 12 ग्राम है,
लेकिन ये न बताए कि वो लोगों की जिंदगी को कैसे बेहतर बनाएगा, तो शायद वो शुरुआती विश्वासियों को खो दे। मकसद की ताकत ही वो चीज है जो एक छोटे से विचार को समाज में फैलने वाली लहर बना सकती है। और भी इंटरेस्टिंग समरीज सुनने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्ट 8, एनर्जेटिक विजन, क्यों और कैसे का तालमेल। किसी भी कामयाब संगठन या मूवमेंट के पीछे दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो बड़े सपने देखते हैं, यानी क्यों वाले लोग, और दूसरे वो जो उन सपनों को हकीकत में बदलते हैं, यानी कैसे वाले लोग। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एप्पल के शुरुआती दिनों की बात करें तो स्टीव जॉब्स वो विजनरी थे जो चाहते थे कि टेक्नोलॉजी लोगों की जिंदगी को आसान और क्रिएटिव बनाए। उनका मकसद था लोगों को ऐसा टूल देना जो उनकी सोच को नई उड़ान दे। दूसरी तरफ स्टीव वॉज़नियाक वो जीनियस इंजीनियर थे जिन्होंने उन सपनों को तकनीकी रूप से मुमकिन बनाया। अगर सिर्फ सपने देखने वाले हों तो शायद वो सपने हवा में ही रह जाएं, लेकिन कैसे वाले लोगों की मेहनत से ही वो प्रोडक्ट्स बनते हैं जो दुनिया में छा जाते हैं। ये तालमेल सिर्फ व्यक्तियों तक सीमित नहीं, ये संगठनों के लिए भी उतना ही जरूरी है। किसी संगठन का मकसद साफ होना चाहिए ताकि हर कर्मचारी उससे जुड़ाव महसूस करे, लेकिन सिर्फ मकसद बताने से काम नहीं चलता। उसे हकीकत में बदलने के लिए सही सिस्टम्स, प्रोसेस और लोग चाहिए। अगर कोई कंपनी कहे कि उसका मकसद लोगों को जोड़ना है, लेकिन उसके कर्मचारी सिर्फ टारगेट पूरा करने में लगे रहें, तो वो मकसद खोखला हो सकता है। कैसे वाले लोग वो हैं जो रोजमर्रा के कामों को इस तरह से अंजाम देते हैं कि वो बड़े मकसद से जुड़ा रहे। अगर कोई कंपनी थिंक डिफरेंट की सोच रखती है तो उसके प्रोडक्ट डिजाइन, मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस सब कुछ उस मकसद को झलकाना चाहिए। क्यों और कैसे का तालमेल संगठन की ऊर्जा को बनाए रखता है। अगर सिर्फ सपनों पर ध्यान दिया जाए तो वो हकीकत से दूर रह सकते हैं, और अगर सिर्फ काम करने के तरीके पर फोकस हो तो वो प्रेरणा और जुनून गायब हो सकता है जो लोगों को लंबे समय तक जोड़े रखता है। वॉल्ट डिज्नी और उनके भाई रॉय की कहानी से ये समझा जा सकता है। वॉल्ट वो सपने देखने वाले थे जिन्होंने डिज्नीलैंड और एनिमेटेड फिल्मों की दुनिया बनाई, जबकि रॉय ने कंपनी के फाइनेंस और ऑपरेशंस को संभाला। यही तालमेल किसी संगठन को न सिर्फ कामयाब बनाता है, बल्कि उसे लंबे समय तक प्रासंगिक और प्रेरणादायक भी रखता है। पार्ट 9, प्रतीक और सुनना, शब्दों से परे संचार। सच्चा कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं होता, ये सिंबल्स, कहानियों और इमोशंस के जरिए होता है जो किसी मकसद को मजबूती से सामने लाते हैं। जब कोई अपने उद्देश्य को साफ और दिल से लोगों तक पहुंचाए तो लोग सिर्फ सुनने वाले नहीं रहते, बल्कि उस मिशन के समर्थक बन जाते हैं। मिसाल के लिए, सैलरी टेस्ट से समझा जा सकता है कि टीम में कौन वाकई मकसद को समझता है। अगर कोई कंपनी सिर्फ रेज्यूमे और स्किल्स देखकर लोगों को हायर करे, बिना ये जाने कि वो मिशन से कितना जुड़ते हैं, तो शायद वो लोग सिर्फ नौकरी करें, न कि कंपनी की विजन को आगे बढ़ाएं। सही लोग वही हैं जो मकसद को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते हैं, और ये बात सिंबल्स जैसे लोगो या कहानियों के जरिए और मजबूत होती है। सिंबल सिर्फ ब्रांडिंग के लिए नहीं होते, ये कंपनी की मूल्यों का बाहरी चेहरा है। एक अच्छा लोगो या मजबूत कहानी कंपनी की मकसद को इस तरह से पेश करती है कि लोग उसे तुरंत समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए, एप्पल का कटा हुआ सेब सिर्फ एक डिजाइन नहीं, ये इनोवेशन, सादगी और अलग सोचने का सिंबल है। जब लोग उसे देखते हैं तो उन्हें कंपनी का मकसद याद आता है, यानी स्टेटस को चैलेंज करना और यूजर को बेहतरीन एक्सपीरियंस देना। ये सिंबल और कहानियां लोगों को इमोशनली जोड़ती हैं, और यही वो जादू है जो एक पैसिव ऑडियंस को एक्टिव सपोर्टर्स में बदल देता है। ऐसे लोग न सिर्फ प्रोडक्ट खरीदते हैं, बल्कि मिशन को अपने दोस्तों और परिवार तक फैलाते हैं। सच्चा कम्युनिकेशन सुनने की कला में भी छिपा है। एक लीडर को सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि अपने लोगों की बात को गहराई से समझना चाहिए। जब कर्मचारियों, ग्राहकों या समुदाय की जरूरतों को सुना जाए, तो एक ऐसा रिश्ता बनता है
जो विश्वास और वफादारी पर टिका होता है। ये प्रक्रिया दो तरफा है। मकसद को सिंबल्स और कहानियों के जरिए सामने रखा जाए और फिर ऑडियंस की प्रतिक्रिया को सुनकर उसका जवाब दिया जाए। इसमें सिर्फ शब्द ही नहीं, बल्कि व्यवहार, जरूरतें और इमोशंस भी शामिल हैं। अगर कोई कंपनी ग्राहकों की शिकायतों को नजरअंदाज करे, तो वो अपने मकसद से भटक सकती है। इसलिए हमेशा उद्देश्य को सिंबल्स और कहानियों के जरिए जीवित रखना चाहिए, ताकि लोग न सिर्फ सुने, बल्कि उस मिशन का हिस्सा बन जाएं। पार्ट 10, सफलता के खतरे क्यों को भूल जाना। जब कोई संगठन या लीडर सफलता की ऊंचाइयों को छूता है, तो अक्सर उसका मूल उद्देश्य यानी क्यों कहीं धुंधला सा पड़ने लगता है। छोटी कंपनीज में ये उद्देश्य बहुत साफ दिखता है। हर कर्मचारी, हर लीडर उस मिशन से दिल से जुड़ा होता है। मगर जैसे जैसे संगठन बड़ा होता है, नए लोग जुड़ते हैं, प्रक्रियाएं जटिल होती हैं और मुनाफे का दबाव बढ़ता है। वो शुरुआती क्यों धीरे धीरे गायब होने लगता है। मिसाल के तौर पर, वॉलमार्ट में सैम वॉल्टन के समय में कंपनी का मकसद था हर आम इंसान को सस्ते दामों पर अच्छी चीजें देना। लेकिन जब वो नहीं रहे, तो कंपनी का ध्यान सिर्फ मुनाफे और एक्सपेंशन पर चला गया। नतीजा ये हुआ कि कर्मचारियों का जोश कम हुआ, ग्राहकों का भरोसा डगमगाया और कई नैतिक सवाल भी उठने लगे। सफलता अपने साथ कुछ खतरे भी लाती है, जैसे आत्मसंतुष्टि में खो जाना या सिर्फ नंबरों के पीछे भागना। जब कोई संगठन सिर्फ बिक्री, मुनाफा या मार्केट शेयर जैसे आंकड़ों पर ध्यान देता है, तो वो अपने क्यों को भूलने लगता है। अगर कोई कंपनी सिर्फ इस तिमाही के मुनाफे पर फोकस करे, तो शायद वो अपने कर्मचारियों की खुशी या ग्राहकों की संतुष्टि को नजरअंदाज कर दे। ये रास्ता खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यहाँ उस खास जादू को खो देने का डर रहता है जो संगठन को अनोखा बनाता है। लोग न सिर्फ प्रोडक्ट्स खरीदना बंद करते हैं, बल्कि उस मिशन से भी दूर हो जाते हैं। ये भटकाव सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है। कोई भी लीडर या व्यक्ति जो अपनी शुरुआती प्रेरणा को भूल जाता है, इस जाल में फंस सकता है। इसलिए समय समय पर अपने क्यों को ताज़ा करना जरूरी है। इसका मतलब है रुककर ये सोचना कि जो काम किया जा रहा है वो उस मूल मकसद से कितना जुड़ा है। लीडर्स को चाहिए कि वो अपनी टीम के साथ नियमित रूप से मिशन पर बात करें, ताकि हर कोई उस क्यों से फिर से जुड़ सके। उदाहरण के लिए, अगर किसी संगठन का मकसद लोगों की जिंदगी आसान बनाना है, तो हर फैसले में उन्हें ये देखना चाहिए कि क्या वो इस मिशन को मजबूत कर रहा है। ये प्रक्रिया आसान नहीं है, खासकर तब जब सफलता अपने चरम पर हो। लेकिन अगर क्यों को जिंदा रखा जाए, तो न सिर्फ संगठन सही रास्ते पर रहेगा, बल्कि कर्मचारियों और ग्राहकों का भरोसा भी बना रहेगा। ये एक सतत कोशिश है जो हर दिन उस मिशन की याद दिलाती है और भटकने से बचाती है। पार्ट 11, विभाजन से निपटना। जब विकास एकता तोड़ दे। जब कोई संगठन तेजी से बढ़ता है, तो उसके मूल क्यों और रोजमर्रा के क्या, यानी ऑपरेशंस या प्रोडक्ट्स के बीच एक खाई बनने लगती है। ये खाई तब पैदा होती है जब ध्यान सिर्फ मुनाफा, प्रोडक्ट्स या मार्केट शेयर बढ़ाने पर चला जाता है और वो शुरुआती मकसद भुला दिया जाता है। ऐसा होने से संगठन में भटकाव आ सकता है, कर्मचारियों का जोश कम हो सकता है और ग्राहकों का भरोसा भी डगमगा सकता है। कुछ कंपनीज की मिसालें देखी जा सकती हैं जो अपने शुरुआती विजन से भटक गईं और सिर्फ नंबरों के खेल में उलझ गईं। इसका नतीजा अक्सर कर्मचारियों की प्रेरणा खोने, ब्रांड की पहचान धुंधलाने और मार्केट में असफल होने के रूप में सामने आता है। तेजी से बढ़ने का मतलब ये नहीं कि अपनी जड़ों को भूल जाना चाहिए। इस विभाजन से बचने के लिए जरूरी है कि ग्रोथ को इरादे के साथ किया जाए। हर कदम पर क्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। लीडर्स को ऐसी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए जो संगठन की संस्कृति को मजबूत करें, जैसे क्लियर सक्सेशन प्लान्स और वैल्यूज को हर स्तर पर लागू करना। वॉलमार्ट के फाउंडर सैम वॉल्टन ने सस्ते दामों पर क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने का मकसद बनाया था, मगर जैसे जैसे कंपनी बढ़ी, नए लीडर्स ने इस विजन को कमजोर कर दिया और ऑपरेशंस मुनाफे की ओर झुक गए।
ऐसी गलतियों से बचने के लिए हर फैसले में मूल उद्देश्य को जिंदा रखना जरूरी है, चाहे वो स्टाफ रिक्रूटमेंट हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो या मार्केटिंग। कुछ संगठन इस विभाजन से उबर पाते हैं, तो कुछ पूरी तरह टूट जाते हैं। एप्पल एक समय अपने क्यों, यानी इनोवेशन और यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी से भटक गया था, लेकिन स्टीव जॉब्स की वापसी ने इसे फिर से अपनी जड़ों से जोड़ा और नतीजे सबके सामने हैं। दूसरी ओर, कुछ कंपनीज जो अपने विजन को भूलकर सिर्फ प्रतियोगिता में आगे रहने की होड़ में लग गईं, वो असफल हो गईं। अगर संगठन अपने क्यों को हर कर्मचारी, प्रोडक्ट और कस्टमर इंटरैक्शन में जिंदा रखे, तो इस खाई से बचा जा सकता है। लीडर्स को नियमित रूप से अपने मिशन की समीक्षा करनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर नया कदम उस मकसद को और मजबूत करे। ये विभाजन सिर्फ बड़े संगठनों तक सीमित नहीं है। छोटे बिजनेस, स्टार्टअप्स और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी इस समस्या का शिकार हो सकते हैं। तेजी से बढ़ते वक्त लीडर्स का ध्यान अक्सर तुरंत नतीजों जैसे ज्यादा बिक्री या फंडिंग पर चला जाता है, लेकिन ये छोटी मोटी जीत लंबे समय के विजन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। उन्हें अपने क्यों को एक कहानी की तरह देखना चाहिए जो हर कर्मचारी और ग्राहक तक पहुंचे। अगर कोई संगठन लोगों की जिंदगी आसान बनाने का मकसद रखता है, तो हर नया प्रोडक्ट, मार्केटिंग कैंपेन और रिक्रूटमेंट डिसीजन इस कहानी का हिस्सा होना चाहिए। ऐसा करने से न सिर्फ संगठन की एकता बनी रहती है, बल्कि ग्राहकों और कर्मचारियों के साथ गहरा रिश्ता भी बनता है। पार्ट 12, अपने निजी क्यों को खोजना। हर इंसान के अंदर एक ऐसा मकसद छिपा होता है जो उसे प्रेरित करता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर से ढूंढा जाए, बल्कि ये जिंदगी के एक्सपीरियंसेस, कहानियों और उन पलों में छिपा होता है जो उन्हें सबसे ज्यादा छूते हैं। अपने क्यों को समझने के लिए हमें अतीत में झांकना पड़ता है, उन पलों को याद करना पड़ता है जब हमें सबसे ज्यादा जिंदगी और प्रेरणा महसूस हुई। हमें जिंदगी के कुछ ऐसे पल चुनने चाहिए जब कुछ ऐसा किया गया जो हमें बहुत खास लगा। फिर हमें उनमें एक पैटर्न ढूंढना चाहिए। क्या वो मौके दूसरों की मदद करने से जुड़े थे या कुछ नया बनाने से? यही पैटर्न हमें उस क्यों की ओर इशारा कर सकता है। अपने मूल विश्वासों को समझने के लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके आजमाए जा सकते हैं। एक तरीका है कि किसी करीबी दोस्त या परिवार के मेंबर के साथ बैठकर जिंदगी की कहानियां शेयर की जाएं। इस बातचीत में हमें ये देखना चाहिए कि किन पलों में हमें सबसे ज्यादा उत्साह या भावुकता महसूस होती है। ये इमोशंस हमारे क्यों की ओर इशारा करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें दूसरों को सिखाने या पढ़ाने में खुशी मिलती है, तो शायद हमारा क्यों दूसरों को सशक्त बनाने से जुड़ा है। ये प्रक्रिया आसान नहीं है, इसमें वक्त लगता है और हमें अपने अंदर गहराई तक जाना पड़ता है। लेकिन जब हमें हमारा क्यों मिल जाता है, तो ये जिंदगी का एक कंपास बन जाता है जो हर बड़े फैसले में हमें रास्ता दिखाता है। क्यों सिर्फ हमारे करियर तक सीमित नहीं है, ये हमारे निजी जिंदगी, रिश्तों और रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों को भी प्रभावित करता है। अगर किसी का क्यों दूसरों को प्रेरित करना है, तो वो इसे दोस्तों के साथ बातचीत में, बच्चों को सिखाने में या कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में लागू कर सकता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बनाया जाता है, ये पहले से ही हमारे अंदर मौजूद होती है। बस इसे खोजने के लिए थोड़ी मेहनत चाहिए। जब क्यों के साथ जीना शुरू किया जाता है, तो न सिर्फ खुद को प्रेरणा मिलती है, बल्कि आसपास के लोग भी प्रेरित होते हैं। कुछ लोग अपने क्यों को खोजकर अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल लेते हैं। मिसाल के लिए, कोई इंसान जो सालों तक एक उबाऊ नौकरी में फंसा रहा, अगर उसे अपना क्यों, जैसे दूसरों को क्रिएटिव तरीके से समस्याएं सुलझाने में मदद करना, मिल जाए, तो वो एक नया करियर शुरू कर सकता है जो उसे सच्ची खुशी दे। अपने क्यों को खोजना एक आत्मखोज का सफर है और ये हर इंसान के लिए अलग होता है, लेकिन इसका नतीजा हमेशा एक जैसा होता है, एक ऐसी जिंदगी जो ज्यादा मायने रखती है, जो खुद को और दूसरों को प्रेरित करती है। इस सफर को एक रोमांचक साहसिक यात्रा की तरह लिया जाना चाहिए, जो हमें हमारे असली मकसद के और करीब ले जाती है। पार्ट 13,
प्रतियोगिता को नया अर्थ देना। आप बनाम आपका बेस्ट वर्जन। जब अपने मकसद को समझने की बात आती है तो प्रतियोगिता का एक नया नजरिया सामने आता है। ये नजरिया कहता है कि असली मुकाबला बाहर वालों से नहीं, बल्कि अपने आप को और बेहतर बनाने से है। अगर कोई अपने क्यों को दिल से समझ ले तो उसका ध्यान दूसरों को पछाड़ने से हटकर अपनी ताकत और अपने सपनों पर टिक जाता है। मिसाल के लिए, अगर किसी का मकसद लोगों की जिंदगी को बेहतर करना है, तो उसका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि वो दूसरों को हरा दे, बल्कि उसे ये सोचना चाहिए कि वो अपने इस मकसद को और गहराई से कैसे जी सकता है। ऐसा करने से न सिर्फ उसकी खुद की तरक्की होती है, बल्कि उसे आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनने का मौका मिलता है। ये सोच हर बार अपने काम को और निखारने की हिम्मत देती है, जिससे न सिर्फ व्यक्तिगत विकास होता है, बल्कि आसपास का माहौल भी मजबूत बनता है। प्रतियोगिता को ऐसे देखने की सलाह दी जाती है, जहां दूसरों को हराने की बजाय उनसे प्रेरणा ली जाए जिनका मकसद आपके जैसा हो, यानी वो लोग जो उसी जुनून के साथ दुनिया में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। वो आपके असली साथी हैं। अगर कोई टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों की जिंदगी आसान बनाने का काम कर रहा है, तो उसका मुकाबला उससे होना चाहिए जो उसी मकसद के साथ कुछ नया और बेहतर कर रहा हो। ऐसा मुकाबला क्रिएटिविटी को जन्म देता है। ये आपको अपने काम को और शानदार करने की प्रेरणा देता है, न कि दूसरों को नीचे खींचने की। ऐसा नजरिया मार्केट को जंग का मैदान नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह बनाता है जहां हर कोई अपने बेस्ट वर्जन की ओर बढ़ सकता है। मार्केट को जीरो सम गेम की तरह देखने की बजाय उसे एक ऐसी जगह मानने की सलाह दी जाती है जहां हमेशा कुछ नया और बेहतर करने की गुंजाइश हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई कॉफी शॉप चलाता है, तो उसका मकसद बगल वाली दुकान को बंद करवाना नहीं होना चाहिए। इसके बजाय उसे ये सोचना चाहिए कि ग्राहकों को और बेहतर एक्सपीरियंस कैसे दिया जा सकता है, शायद नई कॉफी की रेसिपी बनाकर या उनकी पसंद को और अच्छे से समझकर। ऐसा करने से ध्यान अपनी कमियों को सुधारने और अपने मकसद को मजबूत करने पर रहता है। इससे न सिर्फ कारोबार बढ़ता है, बल्कि ग्राहकों और कर्मचारियों के बीच भरोसा भी बनता है। ये नजरिया मार्केट को एक ऐसी जगह बनाता है जहां हर कोई अपनी मेहनत से आगे बढ़ सकता है। जब अपने क्यों को काम के केंद्र में रखा जाता है, तो प्रतियोगिता का डर कम हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ध्यान बाहरी तुलनाओं से हटकर अपनी प्रगति पर आ जाता है। ये सोच न सिर्फ हमें मानसिक सुकून देती है, बल्कि लंबे वक्त तक प्रासंगिक बने रहने में भी मदद करती है। कुछ कंपनीज अपने असली मकसद से भटकर सिर्फ दूसरों को हराने की दौड़ में लग जाती हैं और इस चक्कर में अपनी पहचान खो देती हैं। लेकिन अगर कोई अपने क्यों को हमेशा याद रखे और उसी के हिसाब से अपने काम को ढाले, तो वो न सिर्फ खुद के लिए, बल्कि अपने पूरे उद्योग के लिए एक नया मानक बना सकता है। ये नजरिया एक ऐसी ताकत देता है जो आज के साथ साथ आने वाले कल के लिए भी मायने रखती है। कंक्लूजन। साइमन सिनेक की किताब स्टार्ट विद व्हाई हमें एक जबरदस्त सबक देती है कि असल कामयाबी का रास्ता तब बनता है जब हम अपने क्यों को समझते हैं। ये किताब हमें बताती है कि सिर्फ प्रोडक्ट बेचने या टारगेट पूरा करने से बात नहीं बनती, बल्कि जब हम अपने मकसद को दिल से अपनाते हैं, तो लोग हमसे जुड़ते हैं। चाहे बिजनेस हो, लीडरशिप हो या जिंदगी का कोई और पहलू। अगर हम अपने काम के पीछे का जज्बा और मकसद दूसरों तक पहुंचाएं, तो वो भी हमारे साथ कदम मिलाने को तैयार हो जाते हैं। ये क्यों हमें ना सिर्फ प्रेरणा देता है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है कि वो हमारे विजन का हिस्सा बने। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका काम, आपकी टीम या आपका आइडिया दुनिया में एक अलग पहचान बनाए, तो आज ही अपने क्यों को ढूंढने की शुरुआत करें। सिनेक की बातें सुनकर लगता है जैसे वो हमें एक नया नजरिया दे रहे हैं, एक ऐसा नजरिया जो हमें सिर्फ कामयाबी ही नहीं, बल्कि सच्ची खुशी और मकसद की तलाश में भी ले जाता है। इस किताब को पढ़कर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपका क्यों क्या है और कैसे आप इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं।